हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 9 साइंस का जो है हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था और जो है मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट बना दिया एनवीएस से रिलेटेड, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं जिसमें आपको साइंस के सारे लेक्चर्स मिलते जाएंगे जैसे जैसे जो है मैं कंप्लीट करता रहूँगा। ठीक है, तो ये जो है सेकंड चैप्टर है, इसको भी आज हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। ठीक है, तो 9th और 10th की साइंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ये आपको जो है जब आप पेपर दोगे तब आपको भी पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है सारी ही लैब टेक्निक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो जो है उसको मैं या तो अलग से डिस्कस करूंगा या फिर मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहो, वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहो। 20 से 25 मिनट का कोई लेक्चर होगा तो देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड अगर स्लो लगती है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.5x कर सकते हो या फिर 2x पे देख सकते हो। ठीक है, तो बस एक एक बार देख लो, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी हर चैप्टर से रिलेटेड। तो आज जो है हमारा साइंस की केमिस्ट्री से जो है क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है हमारा, इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इसके नोट्स जो हैं वो आपको बायजूस की वेबसाइट पे मिल सकते हैं। अगर आपको वहाँ से प्रेफर करना है तो वहाँ से आप देख सकते हो नोट्स को, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप एक बार लेक्चर सुन लो, आपको जो है पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। वी डू नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विच आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे। गैसेस पार्टिकल्स आर well separated and can freely move about. Solids on the other hand have particles that are tightly packed or usually with no scope to move around. तो ये हमने कल भी पढ़ लिया था, गैस में जो है मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं और सॉलिड्स में जो है वो बहुत पास पास होते हैं, तो वो मूव ज्यादा नहीं करते इन कंपैरिजन टू गैस। ठीक है, अब प्योरिटी की बात करते हैं। तो पहला है हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये मैं आपको आयरन दे रहा हूं, तो आयरन क्या एक एलिमेंट है और वो क्या होगा, प्योर कंपाउंड होगा। ठीक है, सॉरी एलिमेंट होगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं आपको जो है Na2CO3 दे रहा हूं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट दे रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक कंपाउंड हो जाएगा। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी, यानी कि वो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम से बने होंगे। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो होगा वो आयरन के ही एटम से बना होगा, Fe एटम्स ही होंगे उसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सोडियम कार्बोनेट अगर आपको दिया गया है कंपाउंड, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, जिसमें आपके क्या बोलते हैं, 2 सोडियम के जो होंगे एटम होंगे और एक जो है कार्बोनेट आयन होगा उसमें। ठीक है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज बाय केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। इनको बेसिकली और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, दे हैव अ फिक्स कंपोजिशन, उनका फिक्स कंपोजिशन होता है। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका डायमंड हो गया। डायमंड में क्या होता है, सिर्फ कार्बन ही होता है, कार्बन कार्बन लिंकेज होती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होंगे, CO2 की मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है, मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस कंपाउंड्स सच दैट ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी। अब हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा, अगर हम 2 या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिला देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आ जाता है, मिक्सचर आ जाता है। ठीक है, यहां पर जैसे लिखा है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, यहां पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो पहला हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। मतलब कोई ऐसा मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन जिसका जो कंपोजिशन है वो हर जगह एक जैसा हो। मतलब अगर आप किसी ग्लास में जो है एक शुगर सॉल्यूशन लेते हो, तो अगर आप ऊपर देखोगे तब भी आपको वैसा ही दिखेगा जो होगा आपका शुगर सॉल्यूशन, और जो नीचे देखोगे नीचे वाले पार्ट में वो तब भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है हर जगह, उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, होमोजेनस मिक्सचर या फिर होमोजेनस सॉल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल हो गया शुगर इन वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बोल सकते हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसमें होमोजिनिटी नहीं हो, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल भी ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। मतलब जिसमें क्या है, जो भी हमने घोल रखा है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन हमने बनाया तो उसमें जो चीजें घोली है हमने वो अलग अलग दिख रही है हमको। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स, सैंड एंड शुगर। ठीक है, सपोज सैंड और शुगर को मैं मिला दूं तो शुगर के दाने जो है वो अलग अलग रहेंगे, सैंड जो है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, या क्या करूं मैं, सैंड को पानी में मिक्स करूं तो सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर आपको पानी पानी दिखेगा सिर्फ।
ठीक है, और हो सकता है थोड़ा सा गंदा सा पानी दिखे आपको, थोड़े से गंदे से कलर का, तो वो क्या होगा, ऊपर कुछ अलग मिक्सचर बन गया है, नीचे कुछ और बन गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, जहां पर आपका क्या बोलते हैं, हर जगह यूनिफॉर्मिटी नहीं होती सॉल्यूशन में। उसके बाद पढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अ सब्सटेंस इज सेड टू अंडरगो फिजिकल चेंज व्हेन ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, मतलब फिजिकल चेंज हम तब कहते हैं कि जो बाहर से चेंज आ रहा है। ठीक है, या तो उसकी शेप में चेंज आ जाए, साइज में चेंज आ जाए, कलर में आ जाए, स्टेट में आ जाए, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे कि आपका सॉलिड, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे आइस है, तो आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट करा हीट करके, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, अगर स्टेट भी चेंज हो रही है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, उस चीज का जिसका भी हम फिजिकल चेंज देख रहे हैं या कर रहे हैं, उस चीज का हम नया सब्सटेंस नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब वो फिजिकल चेंज ही हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर बॉइलिंग वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आप सिस्टम is said to undergo a chemical change when a new substance with completely new properties physical and chemical is formed। ठीक है, केमिकल चेंज कब होता है, जब आपका एक चीज से दूसरी चीज बन जा रही है, वो बिल्कुल ही अलग है केमिकल कंपोजिशन में अपने। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जैसे आपका दूध से दही बन गया। ठीक है, दूध में क्या करा हमने, दही का थोड़ा सा पार्ट डाला, उसमें मतलब जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो हमने डाले, उसके बाद जो वो दही में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, और केमिकल चेंज जो होते हैं वो मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आप दूध को दही बना सकते हो लेकिन दही को दूध नहीं बना सकते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, और बर्निंग ऑफ वुड हो गया या फिर पेपर हो गया, यानी कि अगर आपने एक पेपर को जलाया तो वो आपका क्या है, क्या होगा, आपका ऐश बन जाएगा, यानी कि राख बन जाएगा। ठीक है, और फिर राख को आप वापस जो है पेपर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं हम, अगर हम किसी भी चीज का होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, यानी कि वो जो हमने मिक्सचर बनाया उसमें यूनिफॉर्मिटी है, मतलब ऊपर भी ऐसा ही दिख रहा है, नीचे भी ऐसे दिख रहा है, बीच में भी ऐसे ही दिख रहा है, कोई भी हम उसका पार्ट ले रहे हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा वो पूरा पार्ट है उसका। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट्स पार्टिकल्स आर टू टाइनी एंड हैव अ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन में जो हम सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं, जिसको हम मिला रहे हैं, और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जिसमें हम मिला रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो सॉल्ट अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉल्ट क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेस उनका डायमीटर होना चाहिए, तब हम उसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। ठीक है, जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेते हो, नमक को जब घोल लेते हो, तो नमक के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखते, पानी बिल्कुल साफ दिखता है। ठीक है, लेकिन वो नमक के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो चुके हैं वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, जिस वजह से वो आपको दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो नेकेड आई से वो नहीं दिखते। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड हेंस डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो वो स्कैटर नहीं होती, मतलब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, स्कैटर होती है, लेकिन यहां पर वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है जब वो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो क्लियर बन चुका है। अगर उसमें पार्टिकल्स थोड़े से ऐसे होते जो हमें नेकेड आई से दिख रहे होते, तब टिंडल इफेक्ट जो वो शो करता है, यानी कि अगर हम उसे लाइट पास कराते तो लाइट स्कैटर हो जाती है, यानी कि बिखर जाती, क्योंकि लाइट जब पार्टिकल्स पर टकराती है तो पार्टिकल्स पर टकराने के बाद जो 2 डायरेक्शन में या फिर उससे ज्यादा डायरेक्शन में बिखर जाती है। ठीक है, द सॉलिड पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब्ड। अगर मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन आपने बनाया तो ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे के बाद जो सारे सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, NaCl के जो पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो ऐसा ही इंटैक्ट रहेगा जब तक आप उसमें और कोई चेंज ना करो, जैसे कोई फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज उसमें ना करो। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। खाली फिल्ट्रेशन करके आप सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को नहीं अलग कर सकते। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया आपने, तो अगर आप उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि नमक जो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल फिल्ट्रेशन से ऐसा नहीं होता है। ओके, और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उसकी, जैसे आप इवापोरेशन कर दो तो वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा उसके बाद, जैसे आपका सॉल्ट बनाने का एक्चुअल प्रोसेस होता है समुद्र के किनारे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलॉयज के बारे में। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अनदर एलिमेंट दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने एलॉय व्हील्स के बारे में सुना होगा, तो वो एलॉय से बने होते हैं जो व्हील्स होते हैं। ठीक है, टायर जिसके ऊपर लगाया जाता है वो व्हील कहते हैं उसे। तो एलॉयज क्या होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, या तो एक मेटल मिलाते हैं या फिर दूसरा जो है वो भी मेटल हो सकता है, या फिर कंपोजिशन ऑफ मेटल हो सकता है, और उसके साथ एक और एलिमेंट हम मिला सकते हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा बेटर हो जाए।
ठीक है। जैसे हमारी जो घरों की टंकियां होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे आपका निकल मिला होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, ये सारी चीजें मिली होती हैं। क्यों मिलाते हैं हम उसमें? ताकि उसमें जो है रस्टिंग ना हो, कोरोजन ना हो, ठीक है। तो इसलिए एलॉयज का जो है इस्तेमाल किया जाता है। एलॉयज जो होती हैं वो वायर्स में भी यूज होते हैं एलॉयज, ठीक है। एलॉयड वायर्स भी बनते हैं। तो ये एलॉय क्यों बनाए जाते हैं? हम कोई भी मेटल की अगर चीज बना रहे हैं तो उसमें एक अलग से एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं, जिससे उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला हो गया आपका स्टील। तो स्टील किसका है? आयरन और कार्बन का, ठीक है। तो आपने सुना होगा स्टील में क्या होता है, जैसे जंग नहीं लगती, ठीक है, रस्ट नहीं आता है। तो वो किस वजह से नहीं आता? कार्बन की वजह से नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन मेटल, ठीक है। ब्रॉन्ज जैसे ब्रॉन्ज मेडल में मिलता है तो कांस्य पदक कहते हैं उसको। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ब्रॉन्ज किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉपर और टिन का। ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टील किसका मिक्सचर होता है, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है, ब्रास किसका मिक्सचर होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी में एक बार नोट जरूर कर लेना, ठीक है। तो ब्रॉन्ज किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर मेटल एंड टिन मेटल। और ब्रास किसे कहते हैं? कॉपर मेटल और जिंक मेटल, ठीक है। तो ब्रॉन्ज और ब्रास में बेसिकली होता कॉपर ही है, लेकिन ब्रॉन्ज तब बनता है जब हम उसमें टिन मिला देते हैं, और ब्रास तब बनता है जब हम उसमें जिंक मिला देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी कैसे कहते हैं? सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी शोइंग द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस व्हिच इज द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है अगर हम किसी भी सॉल्यूट को मिला रहे हैं किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सॉल्युबिलिटी उसकी वो प्रॉपर्टी होती है कि मतलब वो सॉल्यूट कितना घुल सकता है उस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस व्हिच इज अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट में किस हद तक जो है कोई भी सॉल्यूट उसमें क्या हो सकता है? सॉल्यूबल हो सकता है या घुल सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक हमने गिलास लिया और उसमें जो है हमने बोल दिया कि इसमें सिर्फ जो है 2 चम्मच सॉल्ट ही घुल सकता है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई कि इतने ग्राम पर 100 ml जो है इसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। सपोज अगर मैं शुगर की बात करूं तो हो सकता है थोड़ी कम हो जाए या फिर थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि वो जो सॉल्यूट है जो हम घोलने वाले हैं किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो कितनी हद तक घुल पाएगा, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम। यही मैंने आपको अभी बताया कि कितना ज्यादा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में घुल सकता है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, कि मतलब अलग अलग ना रह जाए वो, मतलब प्रॉपरली जितना घुल पाएगा उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब हम इतना मैक्सिमम सॉल्यूट मिला देते हैं किसी भी सॉल्वेंट में कि भाई उसके बाद जो है अब जो है हम सॉल्ट क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या करा, सॉल्ट 1 चम्मच मिलाया, पानी का एक गिलास लिया, 1 चम्मच मिलाया, घोल दिया अच्छे से, वाटर एकदम क्लियर दिख रहा है, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। 1 चम्मच हमने और मिला दिया, ठीक है, घुल गया, पूरा अच्छे से घुल गया, सॉल्ट बिल्कुल भी इधर उधर बैठा हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है, 2 चम्मच मिल गया। अब उसके बाद जब हम आधा चम्मच और मिलाने गए तो वो नहीं मिल पाया, ठीक है। हम उसको हिला रहे हैं लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या, वो सॉल्ट थोड़ा सा नीचे को बैठ गया। इसका मतलब ये है कि हमने ज्यादा सॉल्ट मिला दिया है और अब इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम रीच हो चुकी है, और उसी सॉल्यूशन के क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये लैब रिलेटेड ही चीज है, ठीक है, क्योंकि लैब में जो है सॉल्युबिलिटी का प्रैक्टिकल भी होता है, कई बार हम ये करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, लैब में काफी सारे सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, पहला टेम्परेचर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अब क्या है, आपने 2 चम्मच मिला दिया सॉल्ट, ठीक है, किसी भी पानी में, नॉर्मल वाटर में, रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो रूम टेम्परेचर हो उसमें मिला दिया। अब जैसे आप तीसरा चम्मच उसमें घोल रहे हो, वो घुल ही नहीं रहा है, वो नीचे बैठ गया। आपने बहुत कोशिश करी उसको घोलने की, लेकिन वो थोड़ी देर में क्या हुआ, जब घोल के जब पानी रेस्ट पर आया तो रेस्ट पे आने के बाद जो है वो सॉल्ट नीचे को बैठने लग गया। अब आप क्या करोगे, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि वो जो तीसरी चम्मच आपने डाली है अब वो आराम से घुल जाएगी, और हो सकता है एक और चम्मच डालो, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने के बाद पानी को गर्म करो, और तो क्या होगा, चौथी चम्मच भी हो सकता है कि घुल जाए, ठीक है। अब लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा, टेम्परेचर आप इंक्रीज करते रहो, लेकिन फिर भी क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी हो सकता है एक टाइम पे आकर इतनी मैक्सिमम हो जाए कि उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे भी जो है वो आपका सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो, तो उस केस में भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो वो कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। The situation is different for gases. With the increase in temperature, they become less soluble in each other and in water, but more soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है।
गैसेस के केस में अलग होता है, जब गैसेस का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो लेस सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट्स प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो प्रेशर अगर हम बढ़ाएं घटाएं, उससे सॉल्युबिलिटी पे बहुत ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस, ठीक है। लेकिन गैस के केस में यहाँ पर उल्टा हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सॉल्युबिलिटी पे, लेकिन गैस के केस में क्या होगा, गैस में जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर और प्रेशर पे किस तरीके से अफेक्ट होती है सॉल्युबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। अब ये देखो, ये भी आपका सारा लैब रिलेटेड मटेरियल है, जो कि आपके लैब रिलेटेड क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि हमने जो है थोड़ा सा ही सॉल्यूट मिलाया है, मतलब सैचुरेशन लेवल से नीचे नीचे। कंसंट्रेशन यानी कि हमने ज्यादा मिला दिया है, और सैचुरेशन का मतलब होता है कि अब हम उसके बाद सॉल्यूट को हम ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है। देखो, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसंट्रेशन हम किस किस तरीके से बता सकते हैं मैथमेटिकली। तो पहला होता है हमारा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, इसको m बाय m भी लिखते हैं, m बाय m परसेंट भी करके लिखते हैं, इसका सिंबल होता है m बाय m परसेंट, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आप जितना भी सॉल्यूट ले रहे हो उसको ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जितना आपका टोटल मास है, ठीक है। केजी में रख सकते हो दोनों को, ग्राम में रख सकते हो, सेम यूनिट में रखना है लेकिन, ठीक है। इंटू 100 कर दो, तो इंटू जब आप 100 कर दोगे तो आपके पास जो है m बाय m परसेंटेज आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कितने जो है मास सॉल्यूशन में, मतलब कितने सॉल्यूशन में आपने कितना सॉल्यूट मिलाया है, उसका परसेंटेज बताना होता है आपको। क्लियर हो गया इतनी बात, कितने सॉल्यूशन में आपने कितना सॉल्यूट मिलाया है, ये इस चीज को बताता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कितने लीटर सॉल्यूशन में, मतलब वॉल्यूम की बात करें तो कितना लीटर बोलेंगे, ऊपर क्या था मास था सॉल्यूशन का, यानी कि मतलब कितने किलो में, कितने ग्राम में, ठीक है, जो मास की यूनिट्स होती है उसमें बोलेंगे। लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हमने कितना ग्राम या फिर कितना केजी जो है वो सॉल्यूट हमने ऐड करा है। बेसिकली केजी नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, ग्राम होगा, ठीक है, कि कितना ग्राम जो सॉल्यूट है वो हमने कितने लीटर सॉल्यूशन में ऐड करा है, या 1 लीटर सॉल्यूशन में ऐड करा है, वो हमको ये बता देगा, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत जो है मैं आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराऊंगा बाद में जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है, सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व नहीं करते, लेकिन क्या रहते हैं, बिखरे रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, यानी कि जो भी आपका जो है सॉल्वेंट है उसमें ये पार्टिकल जो है बिखरे रहेंगे चारों तरफ, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम ऐसे ही छोड़ दें सस्पेंशन को तो क्या होगा, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स बिखरे हुए थे वो सब नीचे बैठ जाएंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन से जो है हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोलॉइड्स। कोलॉइड्स किसे कहते हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो हम 12th वाला एक टॉपिक देख लेंगे, उसमें आपको दे रखा है कोलॉइड्स वाला सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो कोलॉइड्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, ठीक है। जो मतलब कोलॉइड्स कैसे बनते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। जो क्या क्या होता है आपके, सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो कोलॉइड्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि पार्टिकल साइज, जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज होता है, उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन और तीसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस आर रेगुलरली सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड, ठीक है, रेगुलरली सस्पेंड रहते हैं एक फ्लूइड के अंदर, क्लासिफाइड इनटू फोम, इमल्शन या फिर सॉल, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो ये लिखा गया है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल साइज जो है वो बिल्कुल ही
छोटा रहेगा और सस्पेंशन में थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कोलॉइडल सॉल्यूशन में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, जो आपके क्या बोलते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड रहते हैं फ्लूइड में। ओके, जैसे कि आपका इसके एग्जांपल मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है वो इसका किस में होता है, फोम में, इमल्शन में, सॉल्ट में। इसको आप हल्का सा याद रख लीजिए, ज्यादा डिस्कस करना होगा तो हम इसको 12th वाले टॉपिक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। फिर नेक्स्ट है आपका टिंडल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड और एज पार्टिकल्स इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन, ठीक है। या तो सस्पेंशन हो या फिर क्या हो, कोलॉइड हो, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन में तो आपको पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और दिखते भी नहीं है, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दो केसेस में होता है, या तो कोलॉइड होगा या फिर सस्पेंशन होगा। तो उसमें क्या होता है, जब आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, उसको सपोज ग्लास में रखा और उसके पास से जो है आप एक टॉर्च मारते हो या फिर लाइट मारते हो उसके अंदर से, तो आपको देखिएगा कि वो लाइट जो होती है जब निकलती है दूसरी साइड से ग्लास के तो वो फैल जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स अंदर है वो पार्टिकल्स पे जब लाइट पड़ेगी तो पार्टिकल्स से टकराती है तो वो लाइट बिखर जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। आपने देखा होगा जब कोई घना जंगल होता है तो वहां पर सूरज की रोशनी कैसे फैलती हुई आती है हर जगह, ठीक है। तो वो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का। फिर नेक्स्ट है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। यह आपका क्या होता है, यह आपका कोलॉइड वाले में ही होता है, ठीक है। कोलॉइड से रिलेटेड ये दो टर्म्स हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज, ठीक है। यानी कि जिस चीज को हम घोल रहे हैं कोलॉइड बनाने के लिए उसे हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जिसमें घोल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स मीडियम या फिर डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एरोसोल। अब ये क्या है, कुछ टाइप्स हैं आपके कोलॉइड्स के, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। एरोसोल क्या होता है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज सॉलिड, ये लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम गैस इज कॉल्ड एरोसोल, ठीक है। तो कोलॉइड के जैसे दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डिस्पर्स फेज, दूसरा होता है आपका डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। डिस्पर्स मीडियम जो है वो भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एरोसोल के केस में क्या होता है कि जो डिस्पर्स फेज होगा वो आपका सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, और जो डिस्पर्स मीडियम होगा वो आपका गैस होगा, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी गैस में अगर आपने सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स को मिला दिया तो वो आपका एरोसोल की कैटेगरी में आ जाता है, वो वाला जो कोलॉइड है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है फोम। फोम कैसे बनता है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज गैस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड या लिक्विड। तो ये उसका जस्ट उल्टा हो गया एरोसोल का, कि इसमें क्या होता है, जो आपका डिस्पर्स फेज है वो आपका गैस होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा आपका सॉलिड या फिर लिक्विड, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, शेविंग क्रीम, ठीक है। तो ये आपका फोम वाली कैटेगरी में गया। तो फोम वाला जो कोलॉइड है वो इस तरीके से बनता है। फिर नेक्स्ट है सॉल। सॉल वाला जो कोलॉइड होता है, ठीक है, वो किस तरीके से बनता है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज सॉलिड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड। जो आपका डिस्पर्स फेज मतलब जिसको हम मिला रहे हैं वो एक सॉलिड टाइप का है, और जिसमें हम मिला रहे हैं यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो आपका लिक्विड है। तो उस केस में जो कोलॉइड बनता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, आप सभी को पता होगा, ये एक तरीके का एंटासिड होता है। जब आपको एसिडिटी होती है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करते हो, ठीक है। ये एक तरीके का बेस होता है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, मड यानी कि कीचड़, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जेल्स एंड इमल्शन। ये भी आपका एक टाइप है कोलॉइड का ही। तो जेल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। अ कोलॉइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड इज कॉल्ड जेल। तो आप इसकी जो है एक टेबल जरूर बना लेना कि डिस्पर्स फेस ये है, डिस्पर्स मीडियम ये है तो ये बनेगा, डिस्पर्स फेस ये है और डिस्पर्स मीडियम ये है तो ये बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जेल किसे कहते हैं कि जिसमें डिस्पर्स फेस जो है वो आपका लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, मीडियम जो है वो क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो लिक्विड जो है, लिक्विड को जब हम सॉलिड में ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारे पास बनता है, जेल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड। अगर लिक्विड को ही लिक्विड में मिला रहे हैं, मतलब लिक्विड ही हमारा क्या है, डिस्पर्स फेज है, और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या हमारा लिक्विड है, तो उस केस में क्या बनता है, इमल्शन बन जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट है इवापोरेशन। ये आप सभी को पता होगा, हमने कल भी पढ़ा था। इवापोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन, ठीक है। वाटर को जब हम वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे कि मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन की भी बात करी थी, अगर आप उसको हीट करो, इवापोरेशन की प्रोसेस करवाओ उसमें, तो उसके जो पानी होगा वो उड़ जाएगा और जो सॉल्ट होगा वो आपके पास बच जाएगा, ठीक है।
फिर इंट्रोडक्शन टू सेपरेशन। सेपरेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उनको तो हम जो है सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स इंक्लूड, पहला है हैंड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन। इनके बारे में बताता हूँ। हैंड पिकिंग क्या होता है, सपोज आप हाथ से कोई भी चीज निकाल रहे हो, कोई भी ऐसी चीज निकाल रहे हो जो आपको सेपरेट करनी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। सीविंग क्या होता है, छानना, ठीक है। जैसे आप गेहूं को छानते हो घुन निकालने के लिए या फिर कुछ भी छानते हो, जो भी आपको ऐसी चीज चाहिए होती है कि ये छोटी चीज है और बड़ी बड़ी जो चीज है, जैसे चावल के दाने हमारे पास रह जाए और उसमें जो घुन वगैरह वो निकल जाए, तो हम एक छन्नी का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, सीविंग। और आपका फिल्ट्रेशन, आपको सभी को पता होगा, या तो फिल्टर पेपर यूज करके कर सकते हैं या फिर एक कोई फिल्ट्रेशन जो है इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है कि ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे, जैसे वाटर और ऑयल। जब आप वाटर और ऑयल को ऐड करते हो तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स कैसे होता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज डन बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। जैसे इसका एप्लीकेशन किस में होगा, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इन द एक्सटेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। तो आयरन के ओर से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें भी हम ये चीज यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज ले रहे हो, उसको आपने जोर जोर से घुमाया, तो जो हल्की वाली चीज होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, वो बाहर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो तो उसमें जो ड्राइंग फेज आता है, जब ड्रायर आप ऑन करते हो तो उस केस में क्या होता है, आपकी मशीन जोर जोर से घूमने लगती है, तो वाटर जो होता है हल्का होता है इन कंपैरिजन टू आपके कपड़े। तो वाटर हल्का होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब उस पर लगता है, वाटर दूर भागता है, और दूर भाग के जो होता है मशीन के चारों तरफ जो है एक वैक्यूम जैसा लगा होता है, ठीक है। आप समझ सकते हो जैसे वैक्यूम पंप हो गया, तो वो उस वाटर को खींच लेता है और बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक हो गई। हेयर अ डेंसर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर माइग्रेट्स अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड लाइटर कंपोनेंट माइग्रेट टुवर्ड्स द एक्सिस। यही मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी हमने पढ़ा था कि सॉलिड फेज से अगर गैस फेज में डायरेक्ट भी कोई चीज चेंज हो रही है विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड फेज इज नोन एज सब्लिमेशन। जैसे मैंने आपको एक कैम्फर वाला एग्जांपल दिया था, तो उस तरीके से भी जो है हम सेपरेट कर सकते हैं। या फिर नेप्थलीन बॉल्स का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर। अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो उसके अलग अलग आपको कंपोनेंट सेपरेट करने, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन टू फेजेस, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, ठीक है। क्योंकि एक कोई भी लिक्विड में क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है, तो उनको अलग करके जो है हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। बस आपको इतना ही बेसिक नॉलेज चाहिए होता है इसके बारे में, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना अभी। फिर नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, इट इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिव इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं बेसिकली, इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड से हम कोई भी अगर कंपोनेंट को बाहर निकालना चाहते हैं बाय सेलेक्टिव इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी कि कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ पार्ट उसमें से अगर हमें इवापोरेट करना है या फिर कुछ पार्ट उसमें से कंडेंसेट करना है, तो उस केस में जो हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, जैसे आपका पेट्रोल, केरोसिन, ये जितने भी ऑयल्स होते हैं ये आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आता जाता है उस तरीके से वो कलेक्ट होते जाते हैं। अगर आगे आएगा, ये जैसे आ रहा है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का केस जैसे हो गया, इट इज अ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स और फ्रैक्शन बाय देयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट पे वो रीच करते जाते हैं, तो वहां पर जो होता है वो क्या होता है, आपके जो भी लिक्विड्स हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा उस टाइम पे वो इकट्ठे हो जाएंगे अलग से। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of chemical compounds by their boiling point. The mixture is heated to a temperature at which one or more fractions will vaporize, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो लिक्विड के केस में, तो जब वो वहां पर पहुंचते तो वो अलग होते जाते हैं। ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ एयर इनटू इट्स कंपोनेंट, एयर को कैसे करते हैं, ठीक है। एयर को कैसे अलग अलग कर सकते हैं हम, जैसे एयर आई, एयर को हमने अंडर प्रेशर रखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसको कंप्रेस करा, कंप्रेस करने के बाद जो है वो लिक्विड में बना। फिर लिक्विड में जो है उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर देंगे, तो सारी गैसेस जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम कर सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एयर को जो है उसकी कंस्टिट्यूएंट गैसेस में हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
फिर नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज सेपरेशन टेक्निक इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सॉलिड को क्या कर रहे हैं हम? सेपरेट कर रहे हैं किस में से? सॉल्यूशन में से। इन दिस टेक्निक द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट इवापोरेटिंग लीविंग बिहाइंड द सॉल्यूट्स व्हेन द सॉल्यूशन इज हीटेड इन एन ओपन कंटेनर। ये वैसे ही है जैसे आप नमक बनाने की जो प्रोसेस होती है, समुद्र का पानी लेते हैं, उसको हीट करते हैं, वाटर जो होता है इवापोरेट हो जाता है, उसके बाद जो आपके सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो आपके बच जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वाटर प्योरिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। देखा, ये जैसे मैंने आपको बताया, तो सी वाटर को प्यूरिफाई करने का भी ये बहुत अच्छा तरीका है। हम उसमें से सॉल्ट तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन जो वाटर जो उड़ के आएगा तो उसको अगर हम कलेक्ट कर लेंगे तो वो पीने लायक पानी हमारे लिए बन सकता है। ठीक है। सेपरेशन ऑफ एलएम क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो एलएम क्रिस्टल्स को भी हम अलग कर सकते हैं। फिर एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स आर स्पीशीज ऑफ एटम्स व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक है। तो एलिमेंट्स आप सभी को पता है कि लगभग 118 एलिमेंट्स हैं आपके पास। एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। आगे हम ज्यादा इसमें डिटेल में पढ़ते रहेंगे। मेटल क्या होता है? मेटल इज अ सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, फिजिबल एंड डक्टाइल। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ठीक है। मैलिएबल का मतलब होता है कि थिन शीट्स में वो कन्वर्ट हो सकता है कोई भी मेटल। डक्टाइल का मतलब होता है कि वायर में कन्वर्ट हो सकता है कोई भी मेटल। ठीक है। और गुड इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को और हीट को जो है आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं जो मेटल्स होते हैं। एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड, ये सारे आपके मेटल्स होते हैं। ठीक है। मेटोलाइट्स क्या होते हैं? ये बीच के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच के। इनके पास क्या होता है? दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी होती है। इनके एग्जांपल्स आप याद कर लेना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटोलॉइड। तो आपको टोटल 7 होते हैं मेटोलाइट्स, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, टेलेरियम। ठीक है। और यहाँ पर गैलियम एक और आएगा, वो भी होता है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है। नॉन मेटल्स भी एक बार देख लेते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड आर नॉट मेलिएबल। तो ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी कि आप इनको मारोगे, इन पे कुछ भी चीज मारोगे तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है। एंड आर नॉट मेलिएबल, मतलब वायर में कन्वर्ट नहीं होते ना तो, और ना तो शीट्स में कन्वर्ट होते, बल्कि टूट जाते हैं। ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपका कार्बन हो गया, बोरोन हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी नॉन मेटल में आती है, और ये जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में मिलाते हैं तब क्या हमारे पास बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मिक्सचर आर कंसिडर्ड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स। तो मिक्सचर में हम क्या होता है? कोई भी चीज मिला सकते हैं, उससे हमारा क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। यानी कि कोई भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आपने मिलाई तो उससे क्या आप मिक्सचर बना सकते हो। लेकिन कंपाउंड के केस में आपको एलिमेंट्स ही मिलाने पड़ते हैं। जब एलिमेंट जो है केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, तब क्या बनता है? हमारे पास कंपाउंड बनता है। ठीक है। मिक्सचर के टाइप हमने पढ़ ही लेते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो ये जो है आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सारा हमने जो है बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर देख लिया है। ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और कोई भी डाउट होगा तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और मैंने प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी क्रिएट कर दी है एनवीएस वाली, तो वो भी आप चैनल पर चेक करते रहना जब भी आपको कोई लेक्चर ना मिले। ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर मैंने कल करा दिया था, वो भी प्लेलिस्ट में ऐड है, और ये वाला भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। और जो भी आगे लेक्चर्स आते रहेंगे वो मैं प्लेलिस्ट में जो है ऐड करता रहूंगा। तो चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट जो भी हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया और जो आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस पर भी मैं वीडियोस जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। ठीक है। तो नए हो चैनल पर तो प्लीज को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।